हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य, दिल्ली के शासक। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, पहला हमारा पॉइंट है कि मुगल कौन थे। चलिए देखते हैं। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खां, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। तो माता की ओर से एक चंगेज़ खां के उत्तराधिकारी थे, जो कि चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करता था। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर लंग के वंशज थे। तो पिता की ओर से ये तैमूर लंग के वंशज थे, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी और वह ईरान, इराक और तुर्की के शासक था। आगे देखते हैं। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मुगल जो थे अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियों सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। चूँकि जो चंगेज़ खान था वह एक क्रूर शासक था, उससे संबंधित जो जुड़ी स्मृतियां हैं वह सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। इसलिए मुगल अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। आगे देखते हैं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंश होने पर गर्व होने का अनुभव करते थे। दूसरी तरफ मुगल को जब तैमूर का वंशज कहा जाता था, तब वे अपने आप को गर्वित गौरवान्वित महसूस करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि तैमूर लंग जो था उसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्योंकि 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग ने कब्जा किया था, इसलिए वे अपने आप को तैमूर लंग का वंशज कहलवाने में गर्व महसूस करते थे अपने आप को। आगे देखते हैं। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर, जो दिल्ली पर 1526 से 1530 तक शासन किया, ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो प्रथम मुगल शासक बाबर था, जिसने 12 वर्ष की उम्र में 1494 में फरगना राज्य पर अधिकार किया। मंगोल की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। तो जो मंगोल की दूसरी शाखा थी उज्बेक, उसके कारण उसे अपनी फरगना राज्य को छोड़ना पड़ा। उसके बाद वह अनेक वर्षों तक भटकता रहा। उसके बाद अनेक वर्षों के भटकने के बाद उसने 1594 में काबुल पर कब्जा किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। तो 1526 में उसने दिल्ली में जो लोदी वंश का शासन था, इब्राहिम लोदी जो शासक था, उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं। आगे है कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। तो 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार यूज हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तो अगर प्रश्न बनेगा कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में तोप और गोलाबारी का प्रभावी ढंग से पहली बार यूज कब हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने यूज किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, बाबर ने ही तोप और गोलाबारी का पहली बार यूज प्रभावी ढंग से किया था। आगे देखते हैं। आगे अब मुगल शासक, उनके प्रमुख अभियान और घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। मुगल सम्राट, जिनके प्रमुख अभियान और घटनाएं भी देख लेते हैं। तो पहले मुगल शासक जो संस्थापक थे बाबर थे, जिनका शासन 1526 से 1530 तक था। चलिए देखते हैं फिर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जैसे कि ऊपर देखा ही है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। 1527 में खानुआ का युद्ध लड़ा राणा सांगा के खिलाफ। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके पहले इसने दिल्ली और आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं आया, जो कि 1530 से 40 तक शासन किया। उसके बाद 1540 में यह शेरशाह सूरी से हार गया और शेरशाह सूरी ने 1555 तक 15 साल शासन किया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। फिर 1 साल के लिए हुमायूं आया था। चलिए देखते हैं। 1530 से 40 तक पहला शासन था। उसके बाद 1555 से 56 के लिए 1 साल तक आया था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बराबर बंटवारा किया था। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला था। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला था। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। तो उसके बड़े भाई जो मिर्ज़ा कामरान थे, उसकी महत्वाकांक्षाएं अधिक थी, वह ज़्यादा चाहता था। इस कारण वह अपने जो उसके दुश्मन थे, अफगान दुश्मन थे, उसके कारण उसकी जो शक्ति थी वह फीकी पड़ गई। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान जो था, जिसे शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, उसने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसे के युद्ध में और 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध था। तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और 1540 में कन्नौज के युद्ध में भी हराया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने पर बाध्य कर दिया। तो इन 2 पराजयों के बाद क्या हुआ कि वह ईरान ओर की भागने पर मजबूर हो गया, ईरान की ओर।
उसके बाद क्या हुआ, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। तो ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली थी। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, परंतु उसके अगले वर्ष इसी इमारत में एक दुर्घटना से मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसको मैं बता देता हूँ कि दीन पनाह नामक पुस्तकालय था, दीन पनाह नामक पुस्तकालय था, उसके सीढ़ियों पर लुढ़क की इसकी मृत्यु हो गई थी 1556 में। आगे देखते हैं। आगे इसके बाद इसका बेटा आया अकबर, जिसका शासन 1556 से 1605 तक था। ध्यान रखिएगा, इसके बाद इसका बेटा अकबर आया जिसका शासनकाल 1556 से 1605 तक था, जिसने काफ़ी ज़्यादा कीर्ति हासिल की थी। इसमें देखते हैं 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना क्योंकि इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। चलिए देखते हैं। पहला है 1556 से 70 के बीच का समय। इसके मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। इसके बीच में क्या हुआ कि उसका जो संरक्षक था बैरम खां, जो उसकी संरक्षण कर रहा था, उसके और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। तो उसने क्या क्या किया, जो अन्य अफगान दुश्मन थे, निकटवर्ती राज्य जो थे मालवा जैसे और गोंडवाना जैसे क्षेत्र, और उसका सौतेला भाई मिर्ज़ा हाकिम था, उसके विद्रोह थे उसको दबाने का प्रयास किया। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1568 में क्या जीता इसने, चित्तौड़ की जीता जो कि सिसोदियों की राजधानी थी, और 1569 में क्या किया इसने, रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 85 के बीच में दूसरा समयकाल इसका माना जाता है कि जब 3 भागों में बांटते हैं तो दूसरा समयकाल 1570 और 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियान के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अभियान भी चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तो यहाँ अभियान तो चलाए, लेकिन इन अभियानों में और उसे कठिनाई हुई क्योंकि मिर्ज़ा हाकिम जो उसका सौतेला भाई था वह इन अभियानों में उसका विद्रोह कर रहा था। उसके बाद तीसरा समयकाल इसका आता है 1585 से 1605 के बीच में। 1585 से लेकर इसके मध्य में अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। कश्मीर को भी इसने जीत लिया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। तो मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। तो इसने दक्कन में भी अभियान किया और विभिन्न बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी मिला लिया था। उसके बाद लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता इसके पुत्र राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। इसके लास्ट समय में क्या हुआ कि इसका पुत्र सलीम जो था उसने विद्रोह कर दिया। यहाँ सलीम आगे चल के सम्राट जहांगीर बना। यही सलीम जो है उसका आगे चल के नाम क्या हुआ, सम्राट जहांगीर हो गया। आगे देखते हैं। अब आगे जहांगीर के बारे में देख लेते हैं, जिसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। तो जो अकबर ने सैन्य अभियान किए थे जहांगीर ने भी उसको आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। तो इसके काल में क्या हुआ कि मेवाड़ के शासक जो सिसोदिया शासक था अमर सिंह, उसने मुगलों की सेवा सत्ता स्वीकार की। इसके बाद इन्होंने सिक्कों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो कि पूर्णतः सफल नहीं हुए। तो इसके बाद इसने सिक्कों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह किया। तो जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में क्या हुआ कि इसका बेटा जो खुर्रम नाम के था और बाद में उसने अपना नाम शाहजहां रखा, उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी जिसने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, मतलब एकदम उसके साथ बुरा करने का प्रयास किया। शाहजहां जो कि शासनकाल जिसका रहा था 1627 से लेकर 1658। चलिए देखते हैं। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। तो अफगान अभिजात खान जो था जहां लोदी, उसने विद्रोह किया और पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। तो अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें क्या हुआ, बुंदेलों की हार हुई और ओरछा नगर पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। उज़्बेकों से इसने अभियान किया था जो कि असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविद के हाथों में चला गया और कांधार भी यह हार बैठा।
1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और 1632 में अहमदनगर को, जिसका प्रयास अकबर से लेके जहांगीर ने किया था, उसको क्या किया 1632 में अंततः मुगल में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह करने का निवेदन किया 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा शुरू हो गया। 1657-58 में क्या हुआ कि जो शाहजहां के 4 पुत्र थे उनके बीच क्या हुआ कि उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चालू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई, औरंगजेब जीता इसमें और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों की हत्या उसने औरंगजेब ने कर दी। शाहजहां को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए क्या किया, आगरा में कैद कर दिया गया। आगे देखते हैं उसका पुत्र औरंगजेब शासन करेगा 1658 से लेकर 1707। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने 1685 में बीजापुर को जीता और 1687 में गोलकुंडा को जीता। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीता। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठाओं जो छापामार पद्धति के लिए फेमस थे उसके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब का उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोमियों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो इसको किसका विद्रोह सामना करना पड़ा? उत्तर भारत में सिखों का, जाटों का, सतनामियों का, उत्तर पूर्व में अहोमों को जो कि असम की एक ट्राइब्स थी, और दक्कन में मराठों का सामना करना पड़ा। इसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध चालू हो गए थे, प्रारंभ हो गए थे। आगे अब देखते हैं अब उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा क्या थी। उत्तराधिकार जो मानते थे उसकी मुगल परंपरा क्या थी, जिसको कुछ शासक ने माना और लगभग अधिकांश शासकों ने नहीं माना। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें क्या होता था, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो मुगल इस नियम को नहीं मानते थे कि पिता का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसे ही उत्तराधिकार मिलेगा। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायत, यहाँ शहदाबाद नहीं हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा शहदायत। यह पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, शहदायत प्रथा क्या थी। तो शहदायत प्रथा क्या थी कि जो मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा थी, इसमें क्या होता था कि जो उत्तराधिकार क्षेत्र होता था उसको बराबर पुत्रों में बराबर बांट दिया जाता था। आगे अब देखते हैं, आगे राजपूत के साथ मुगलों की शादियाँ। अब देखते हैं राजपूत के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछुआ की राजकुमारी थी। यह अंबर जो कि वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो जहांगीर की जो माँ थी वह कछुआ की राजकुमारी थी और यह वर्तमान जयपुर का जो क्षेत्र है, पहले यह अंबर कहलाता था, उसके राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ भी एक राठौर राजकुमारी थी। शाहजहां की माँ भी राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जो आधुनिक जोधपुर में पड़ता है कि राजपूत शासक की पुत्री थी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जहांगीर की माँ कछुआ की राजकुमारी थी जो वर्तमान जयपुर क्षेत्र के राजपूत शासक की पुत्री थी, और शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी जो मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। आगे देखते हैं, आगे मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे, देखते हैं। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो मुगल की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह होते थे वे मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। तो मनसब एक प्रकार से क्या था, एक पद था। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी पद मिलता था। आगे देखते हैं कि यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो मनसब क्या होता था, किसी व्यक्ति की पद निर्धारित करता था, उसका वेतन क्या होगा यह निर्धारित करता था, और सैन्य क्षमता में उसका उत्तरदायित्व कितना है यह भी निर्धारित करता था। और यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। पद और वेतन का निर्धारित जात की संख्या पर निर्भर करता था, और पद और वेतन का जो निर्धारण था वह जात की संख्या पर निर्धारित किया जाता था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा भी उतनी बढ़ जाती थी। जात की संख्या जितनी अधिक होगी व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी उतना ज़्यादा होता था और उसका वेतन भी उतना ज़्यादा होता था। आगे देखते हैं, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। और जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें अपने घुड़सवार भी रखने होते थे, उतने घुड़सवार उनको रखने होते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। मनसबदार जो होते थे वह अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। मनसबदार स्वयं सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे, मतलब चुनिंदा घोड़ों को चुनते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी करते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिक का वेतन देने के लिए धन मिलता था। इनके बाद ही क्या होता था, उन्हें सैनिक का वेतन देने को धन मिलता था, वे सैनिकों को धन देते थे। आगे देखते हैं, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो मनसबदार अपना वेतन जो था वह राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि से पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे, और ये तकरीबन इक्ताओं के समान थी। तो ये जागीर कहे जाते थे। अब जागीर कहे जाने वाली भूमि से अपना वेतन एकत्रित करते थे और इन्हें ये तकरीबन इक्ताओं के समान थी। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे, लेकिन मनसबदार जो थे वह मुक्तियों से भिन्न थे। अपने जागीरों पर नहीं रहते थे ये, और ना ही उन पर प्रशासन करते थे।
तो जो इक्ता और मुक्ति प्रथा थी, उसमें क्या होता था कि जो मालिक होता था उसे मुक्ति कहा जाता था, लेकिन मनसबदार जो होते थे वह मुक्तियों से भिन्न होते थे। इन्हें अपने जागीरों पर नहीं रहते थे ये, और ना ही उन पर प्रशासन करते थे, जबकि मुक्ति ऐसा ही करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। इनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। यह राजस्व क्या करते थे? उनके नौकर एकत्रित करते थे, उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, और वे स्वयं कहीं और रहते थे देश के भाग में, लेकिन उनके नौकर राजस्व एकत्रित करते थे। लेकिन मुक्तियों में ऐसा नहीं था, और इक्ता प्रथा में यही भिन्नता थी, इक्ता प्रथा और इस प्रथा में मुगलों के। अब जात की श्रेणियाँ देख लेते हैं। 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। तो 5000 जात वाले जिनका जो व्यक्ति होते थे, 1000 जात वाले व्यक्तियों से उनका दर्जा ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी पे रहते थे। तो अकबर के काल में 29 व्यक्ति ऐसे थे जो 5000 जात पे थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। ध्यान रखिएगा, अकबर के शासनकाल में 5000 से भी अधिक जात वाले व्यक्तियों की संख्या 29 थी, और अकबर के समय तक यह कितनी हो गई थी? 79 हो गई थी। आगे देखते हैं। आगे है कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 के काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। तो अकबर के राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था, और इसने 1570 से लेकर 1580 10 साल के बीच में इसने क्या किया था? कृषि की पैदावार को देखा था, उसकी कीमत को देखा था, और कृषि भूमि का निरीक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर उसने प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर लगाया, और इनके आधार पर क्या किया? इसने प्रत्येक फसल पर अलग अलग कर लगाया, नकद के रूप में लगाया, ना कि उस फसल के रूप में लगाया था। आगे देखते हैं कि प्रत्येक सूबे, जिसे प्रांत भी कहा जाता था, को राजस्व मंडलों में बांटा गया, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। मतलब प्रत्येक सूबे को विभिन्न राजस्व मंडलों में बांटा गया, और प्रत्येक फसल की अलग राजस्व दर निश्चित की गई राजस्व प्राप्त करने के लिए। आगे देखते हैं। आगे अब दिया गया है जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव कैसा था। देखते हैं। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया, और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां का मतलब क्या होता है? कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदर हो। तो मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया, और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। तो उसमें क्या था उस सिक्कों में? कि एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे उसके, और दूसरी ओर क्या लिखा गया था? कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से यह गढ़ा हुआ है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज जो दिया गया इधर, नूरजहां द्वारा जारी किया गया एक आदेश या फरमान था, जिसमें लिखा गया था कि उदात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। मतलब इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो नूरजहां थी वह भी अपने आदेश जारी करती थी। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। शाह जहांगीर के प्रताप से क्या हुआ कि महारानी जो थी नूरजहां जो थी वह चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, और हम यह कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। जिसमें यह दर्शाया जा रहा है कि नूरजहां का प्रभाव जहांगीर पर इतना था कि वह स्वयं भी फरमान भी जारी कर देती थी, और सिक्के पर भी उसके नाम दिए गए थे। आगे देखते हैं। आगे अब सुलह कुल के बारे में दिया गया है। सुलह कुल जो अकबर की नीति थी और मुगलों की भी नीति थी, उसको देखते हैं कि अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। तो अकबर की सुलह कुल की नीति थी जिसका जहांगीर ने वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो इसमें यही इतना लाइन इंपॉर्टेंट है कि ईश्वर अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों की अनुयायियों की एक जगह थी। तो ईश्वरीय अनुकंपा का मतलब क्या बताया जा रहा है कि ईश्वर की नज़र में क्या है, सभी वर्गों और सभी धर्मों की एक ही जगह, इसलिए मैं भी सभी धर्मों और सभी वर्गों को एक तरह मानता हूँ। और यह अकबर की नीति थी। सुलह कुल का मतलब क्या था कि सभी धर्म सभी वर्ग को एक तरह माना जाए, एक ही प्रकार का उन लोगों से व्यवहार किया जाए। यह अकबर की नीति थी। आगे देखते हैं कि अकबर ने कई सांस्कृतिक ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कराया, और इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। तो अकबर ने कई सांस्कृतिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया, और इसके लिए उसने फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की, जिसे मकतब खाना भी कहते हैं। आगे देखते हैं। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, ध्यान रखिएगा, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चिंतांकन है। में क्या किया गया? रज्मनामा जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है, महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चिंतांकन इसमें किया गया है। तो इस लाइन में इंपॉर्टेंट क्या है कि मकतब खाना किसे कहते हैं? अनुवाद ब्यूरो को कहा जाता है, जिसको अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी में, और इसमें
विभिन्न महाभारत जैसे सांस्कृतिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया था फारसी में, जैसे कि रज़्मनामा जो था वो महाभारत का फारसी अनुवाद था, जिसमें महाभारत की घटनाओं का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट को देखेंगे। अकबर के समकालीन शासकों का नाम दिया गया है, उसको चलिए देखते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ इनके समकालीन थी। ईरान का शासक शाह अब्बास भी इनके समकालीन था। और जॉर इवान चतुर्थ बेसिलिएविच, जिसका नाम इवान द टेरिबल है, वह भी इसके समकालीन था। ध्यान रखिएगा, इवान द टेरिबल पूछा जाएगा किसके समकालीन था, तो वह अकबर के था। चलिए हम देखते हैं आगे अकबरनामा और आईन अकबरी के बारे में दिया गया है। चलिए देखते हैं अकबरनामा और आईन अकबरी के बारे में। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल का आदेश दिया कि यह उसके शासनकाल का इतिहास लिखा जाए। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया गया था कि उसके शासनकाल को लिखा जाए। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। तो अबुल फजल ने आईन अकबरनामा को 3 भागों में लिखा और इसका शीर्षक रखा अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान मिलता है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। दूसरी जिल्द जो थी वह अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं हुई उसको बताती है। तीसरी जिल्द जो तीसरा पार्ट था उसे आईन अकबरी कहा गया। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो यह प्रश्न सीटेट PYQ है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ था, मिलान करने को दिया गया था कि अकबरनामा का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इधर 3 चीज़ें दे दी गई थी। उनके पूर्वजों का वर्णन मिलता है। दूसरा दे दिया गया था क्या, दूसरा दिया गया था कि इसमें शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। और तीसरा पार्ट दे दिया गया था भूगोल का, साम्राज्य के भूगोल का वर्णन मिलता है। तीनों को मिलान करना था। तो इसमें ऐसे ही पूछा जाता है कि पहले पार्ट में क्या मिलता है, उनके पूर्वजों का बयान मिलता है। दूसरे में शासनकाल की घटनाओं का विवरण मिलता है। और तीसरे में क्या है कि उनके प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन है। तो इसमें क्या है कि अगर प्रश्न बनेगा भारत की संस्कृति का वर्णन किस में दिया गया है, तो आईन अकबरी में दिया गया है, जो कि अकबरनामा का तृतीय पार्ट था। आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो यह भी प्रश्न बना है कि राजस्व का सांख्यिकी विवरण किस पार्ट में मिलता है अकबरनामा के, तो वह थर्ड पार्ट में मिलता है, जिसे आईन अकबरी कहा गया है। आगे देखते हैं। आगे अकबर की नीतियां नज़दीक से एक नज़र में देख लेते हैं कि प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। तो प्रशासन से संबंधित जानकारियां हमें आईन अकबरी से मिलती हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अबुल फजल ने यह बताया है कि साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिन्हें सूबा कहा गया और इसके प्रशासक को सूबेदार कहा जाता था। सूबा और इसके प्रशासक को सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। तो प्रत्येक प्रांत में, जिसे सूबा भी कहा जाता था, वहाँ एक वित्तीय अधिकारी होता था, जिसे दीवान कहते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों को सहयोग प्राप्त था, जिससे कि बख्शी, जो कि सैनिक वेतनाधिकारी होते थे, सदर, जो कि धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री होते थे, फौजदार, जो कि सेना नायक होते थे, और कोतवाल, जो नगर पुलिस होते थे। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है इस पैराग्राफ में कि प्रशासन संबंधित जानकारी आईन अकबरी से मिलती है। और इसमें क्या था, प्रांतों को विभिन्न भागों में बांटा गया था, जिन्हें सूबा कहा गया, और सूबे को प्रशासन किसके हाथ में थी, सूबेदार में, और ये राजनीतिक तथा सैनिक दोनों कार्यों का निर्वाह करते थे। और इनकी सहायता कुछ अन्य अधिकारी भी करते थे, जैसे कि वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था, और बख्शी किसे कहा जाता था, सैनिक वेतनाधिकारी को कहा जाता था, सदर, धार्मिक कार्य करने वाले मंत्री को सदर कहा जाता था, फौजदार सेना नायक को, और कोतवाल नगर की पुलिस अधिकारी को कहा जाता था। चलिए फिर इसी के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन करिए। आपको हमारे चैनल से संबंधित और विभिन्न जो टीचिंग से संबंधित जानकारियाँ आती रहती हैं और PDF आदि वहीं मिलेंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। चलिए फिर, धन्यवाद।